हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्सेशन सीबीएसई 11-12 कॉमर्स। आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें आपका 3 नंबर का एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंसता है और वो भी बहुत ही इजी होता है, मॉडरेट लेवल का होता है, उसमें कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर रिलेटेबल है डिमांड से, तो कुछ जगह डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पैरेलल ही चलता है। हमने इसकी एक सेपरेट लेक्चर कवर करेंगे, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स का एक अलग से वीडियो आपके पास आएगा। ठीक है, तो भाई रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण जाए प्रवचन ना जाए। भैया हमें फॉलो कर सकते हैं आप ऑब्सेशन इंस्टीट्यूट पे, और तो और अगर हमारे नोट्स जानना चाहते हैं और अगर हमारे वीडियोस के लिंक फटाफट जानना चाहते हैं कि कहां किस वक्त कौन सा लेक्चर लाइव हो रहा है, तो आप एंड्रॉइड और आईओएस पे भी हमें ढूंढ सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स ओबीजेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, iOS यूजर्स को माई इंस्टीट्यूट नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, वो डाउनलोड करना है। और तो और ये कोड भी यूज करना है YWTRVH। ठीक है भाई, iOS के थोड़े अलग चोचले होते हैं। आओ भाई देख लेते हैं कि चैप्टर क्या क्या कवर करना है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ट्रिकी हो, बट फिर भी देख लो। कह रहा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें हम दो तरीके से मेजर करेंगे, एक परसेंटेज, दूसरा एक्सपेंडिचर। लिखा तो है परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसके बाद न्यूमेरिकल। आओ भाई शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में दे देता हूं आपको। देखो यार, हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा डिमांड में हमने एक चीज कवर करी कि यार किसी भी चीज की जो डिमांड है वो उसके प्राइस पे डिपेंड होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। ये चीज किस में लिखी गई? लॉ ऑफ डिमांड में। क्या कहता था लॉ ऑफ डिमांड? क्या कहता था अमेरिका है इस तरीके से? क्या कहता था लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड कहता था वैसे कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। ये कहता था जब अदर फैक्टर्स क्या मानते थे? अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, अदर फैक्टर्स क्या होते थे? कांस्टेंट। अब वो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते थे हमारे? कि भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस मान लो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है, इनकम से क्या लेना देना, हमें कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ ये कहते थे कि किसी भी चीज की डिमांड उसके प्राइस पे डिपेंड करती है, क्योंकि सारे फैक्टर्स तो है। आओ, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने एक चीज पढ़ ली कि यार लॉजिकल कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर तभी सामान खरीदेगा जब उसकी प्राइसेस कम होगी, और तब नहीं खरीदेगा जब उसकी प्राइसेस ज्यादा होंगे। तो ये कह रहा है कि जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, ये हो गया, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड कम हो गई। तो ऑल इन ऑल हमें क्या पता चलता है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हमने लॉ ऑफ डिमांड से सीखा कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें कैसे कैसे चेंज आएगा, किस डायरेक्शन में चेंज आएगा। सो लॉ ऑफ डिमांड से हमें यह पता चलता है कि लॉ ऑफ डिमांड रिवील्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या पढ़ा भाई? डायरेक्शन ऑफ चेंज का मतलब हमने क्या पढ़ा कि भाई प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ी। बहुत लॉजिक सी बात है। ठीक है भाई, लेकिन इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है भाई? इलास्टिसिटी कितना स्ट्रेच हो रही, कितनी मैग्नीट्यूड से चेंज आता है। मैंने कहा कि भाई 10% चीजों के दाम कम हो गए, सोना 10,000 रुपए सस्ता क्या हुआ? लोगों ने लाइन लगा के खरीदना चालू कर दिया। ठीक है, कितना परसेंट चीजों के दाम में चेंज आया तो कितना परसेंट उसकी क्वांटिटी डिमांड में इंपैक्ट पड़ा। मैंने कहा 10% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गोल्ड will leads to 20% fall in demand। लो भाई, कह रहा है 10% से प्राइस बढ़ा तो 20% से डिमांड घट गई। ये क्या है? यहां पर चेंज बताया जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कितना हो रहा है। तो ये क्या है? इलास्टिसिटी की बात हो रही है कि भाई इलास्टिक मतलब कोई भी चीज कितना खिंच सकती है, कितना कम हो सकती है। प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड कितनी कम हुई, प्राइस घटा तो डिमांड कितनी बढ़ गई। भाई इलास्टिक का मतलब तो यही होता था ना, खिंचना, जैसे कि स्ट्रेचेबल की कितनी स्ट्रेच हो गई। अब भाई प्राइस कम हुआ तो किस हद तक स्ट्रेच हो गई डिमांड, प्राइस ज्यादा हो तो किस हद तक डिमांड कम हो गई।
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? इट रिवील्स द डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैंने सिर्फ बताया उससे रिलेट करके जिसे कहते हैं प्राइस। क्या सिर्फ प्राइस से ही डिपेंड करता है? नहीं। तो आओ भाई अगला टॉपिक पे आओ। क्या कहता है अगला टॉपिक? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग देखो फटाफट, क्या कह रहा है? कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, पहला, दूसरा इनकम, तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वैसे तो अगर तुमसे कोई पूछ ले भाई कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो तुम चुपचाप ये बात लिख देना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में भी है। यही डेफिनेशन भी बना सकते हो कि इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस है जिससे डिमांड किसी भी कमोडिटी की बढ़ती या घटती है? नहीं, और भी तो फैक्टर्स होते हैं। माना वो फैक्टर्स हम कांस्टेंट मान लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के तहत चलते, लेकिन हो तो सकते हैं। हमने पढ़ा था मूवमेंट और शिफ्ट। तो यहां पर क्या कह रहा है? जब डिमांड में चेंजेस आए उसके प्राइस की वजह से, उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब डिमांड में चेंजेस आए कंज्यूमर की इनकम से, अब मैं भाई इनकम की वजह से चेंज आएगा मेरी डिमांड में। भाई मेरी इनकम कम थी तो मेरी डिमांड कम थी नॉर्मल गुड्स की, अब मेरी इनकम ज्यादा हो गई तो मेरी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी ज्यादा हो गई। इनकम का लेना देना इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स है, वो फंडा हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर कर रखा है। फिर कह रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि भाई क्वांटिटी डिमांड पेट्रोल की गाड़ियों का इंपैक्ट करता है ईवी गाड़ियों के दाम से। अगर ईवी कार सस्ती हो गई तो लोग पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल वाली कार नहीं खरीदेंगे। तो जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ती या घटती है उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से, तो वो हो जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। हमारे सिलेबस में है प्राइस इलास्टिसिटी, तो हम वही पढ़ते हैं। फिर भी एक बार देख लो, सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि इट मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब चेंजेस ऑफ डिमांड व्हेन एनी इकोनॉमिक फैक्टर चेंजेस। अब वो इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो सकते हैं? प्राइस, इनकम और रिलेटेड गुड्स के दाम। इस तौर पर हमें तीन तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलती है। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हमने पढ़ लिया कि भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू, मैं क्यूडी लिख रहा हूं तुम पूरा लिखना, विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। फिर मैंने कहा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? शॉर्ट में मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये डेल्टा का साइन होता है, मतलब चेंज का साइन होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to percentage change in y। y represents what? income। भाई डिटरमिनेंट्स में पढ़ा था कि y denotes y is denoted as income। ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो क्या था क्रॉस इलास्टिसिटी? कि जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज आए किसकी? पेट्रोल कार्स। यहां मैं लिखता हूं क्वांटिटी डिमांडेड इन पेट्रोल कार्स with respect to percentage change in prices किसके? ईवी कार्स के। कह रहा है कितने परसेंट पेट्रोल की गाड़ियों, पेट्रोल कार्स की डिमांड में चेंज आता है जब ईवी कार के प्राइसेस बढ़ते या घटते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आओ भाई शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा सिंपल सीधा। मैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पहले बता देता हूं जिससे समझने में तुम्हें ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। क्या कह रहा है? सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक, फिर होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, फिर होता है यूनिटरी इलास्टिक, फिर ग्रेटर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी। मैं तुम्हें अभी यहां पर इतना बता देता हूं, बाकी इसको हम आगे कवर करेंगे। कि परफेक्टली इलास्टिक मतलब एक प्राइस पे डिमांड कितनी भी हो, इसलिए लिखते हैं ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिट। परफेक्टली इन इलास्टिक, कुछ भी कर लो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। इन इलास्टिक मतलब जो खींच सकती है। इन इलास्टिक जिसमें कोई चेंज नहीं, अकड़ के खड़े नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम चाहे कितना खींच लो डिमांड नहीं खींचेगी, कितना भी दाम कम कर लो बढ़ा लो डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब अच्छी बात है कि यार जितना दाम में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा, इसको बोलते हैं ईडी इक्वल्स टू 1।
फिर कह रहा है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, इसको हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? ग्रेटर देन यूनिटरी, तो ईडी ग्रेटर देन 1। फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक क्या होगा? ईडी लेस देन 1, है ना भाई? इतना इतना ये बस अभी इतना समझने के लिए रखो। अब एक एक करके हम इसके बारे में एक एक करके सारी डिग्रीज खत्म करते हैं, और कैसे होगा विद एग्जांपल समझेंगे, ठीक? तो कह रहा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि एक दाम पे तुम कितना चाहे उतना डिमांड कर लो, सब मिल जाएगा। ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे अगर तुम लेना चाहो तो कह रहा है एग्जांपल जैसे हम कह लो कि डिमांड ऑफ व्हीट एट पर्टिकुलर प्राइस, ठीक? पर्टिकुलर प्राइस ₹20। मैंने कहा 20 रुपीज की डिमांड है, 20 रुपीज प्राइस था, है ना? और 20 रुपए पे ही डिमांड 100 कुंटल भी है, 200 कुंटल भी है, 300 कुंटल भी है। एक दाम पे डिमांड अनलिमिटेड है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, देखो मैंने कहा प्राइसेस दे दिए गए हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ व्हीट, मैं व्हीट का एग्जांपल कि प्राइस कितना था? 20 रुपए। इस पे डिमांड कितनी भी हो सकती है, चाहे 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, कितना भी ले लो। तो ईडी क्या है? इन्फिनिट है। थोड़ा बहुत भी चेंज आएगा डिमांड में, प्राइसेस में, तो डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्या कह रहा है? डिमांड चेंजेस इन्फिनिटली विद अ टाइनी चेंज इन प्राइस, कंज्यूमर बाय ओनली एट वन फिक्स्ड प्राइस। थोड़ा बहुत भी चेंज आया तो डिमांड जर से 0, ठीक? ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। ऐसी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बात मान लेना। फिर भी अजम्पशन लेके चलो कि कोई प्रोडक्ट है, उसका दाम एक पर्टिकुलर प्राइस है, उस पर डिमांड कुछ भी है। अब मैंने यहां व्हीट ले लिया, तुम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है? अब इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब अकड़ा हुआ आदमी है, अकड़ी हुई डिमांड है, इसमें कुछ भी कर लो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल इवन इफ प्राइस चेंजेस। जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन लाइक इंसुलिन, मैंने कहा इंसुलिन लाइफ सेविंग मेडिसिन हो गई, इंसुलिन हो गई, शुगर पेशेंट्स के लिए लगती है। अब कल को अगर इंसुलिन सस्ती भी हो गई तो क्या एक की जगह 2 इंजेक्शन ठोक लोगे कि अरे लो लो सस्ती हो गई दवाई, 2-2 लगा लेते हैं? नहीं यार, जितनी चाहिए उतनी लेंगे, भले ही सस्ती मिले चाहे महंगी मिले। ऐसा तो नहीं है कि सस्ती मिल रही है तो हम ज्यादा इंजेक्शन एक बार में लगा लेंगे, ठीक? तो यहां क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता है, भले ही प्राइस बढ़े या घटे, है ना? इसका एग्जांपल, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, देखो फटाफट। मैंने कहा प्राइसेस दिए गए हैं, क्वांटिटी डिमांड दी गई है कि भाई प्राइसेस जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी डिमांडेड 50 यूनिट थी तो सेम प्राइस पे 50 है, 20 पर प्राइसेस जब चेंज हो रहा है 20 तो भी 50 है, 30 है तो भी 50 है। डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इलास्टिसिटी एकदम ना के बराबर है, 0। इसका शेड्यूल बनना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, लो भाई फटाफट कि भाई एक तरफ प्राइस रख लो, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड रख लो। अब प्राइस में देखो चेंजेस आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक? ये क्या हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक? अब आता है इसके बाद यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब जितना दाम, जितना प्राइस में चेंज आए उतना ही डिमांड में चेंज आए। बहुत सिंपल, जैसे मैंने कहा कंज्यूमर ऑफ नॉर्मल गुड्स हु एडजस्ट प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली कहने का मतलब क्या है? शॉर्ट में देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने कहा प्राइसेस लिखो एक तरफ, एक तरफ प्राइसेस है, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड है। प्राइसेस 5 से 10 हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 5 हो गई, ठीक है? यहां पर क्या हो रहा है? प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है। अगर मैं इसको 100 भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइसेस 50 से 100 हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 50 हो गई। मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज ही आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब भाई यहां पर इसका डायग्राम कैसे बनेगा?
इसका डायग्राम बड़े आसानी से बनता है क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस ज्यादा या कम नहीं है। जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज डिमांड में है। ठीक है, देखो ये पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन। अब यहां पर लिख लो 50 100 50 100। कोई फर्क है? डेल्टा पी डेल्टा क्यू बराबर बराबर है, हो गया हमारा नेगेटिव स्लोप बन रहा है। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या आता है? इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब जो खिंच सकती है। प्राइस में चेंजेस हुआ, डिमांड में जरा से चेंजेस हुआ, प्राइस थोड़े से कम हुए, डिमांड में भी ज्यादा से चेंज हो गए। अब इसका एग्जांपल देखो क्या कह रहा है। ये लग्जरीज में अप्लाई होता है, जैसे एयर कंडीशनर, जैसे टूरिज्म, जैसे मूवी टिकट्स। भाई 100 रुपए की मिलती है उस दिन पूरे मूवी टिकट, पूरी हॉल भरे होते हैं। निर्मला ताई आई, कहती है सुनिए एसी पे अब जीएसटी नहीं लगाएंगे, कम कर देते हैं, 28 से 18 कर देते हैं, फिर 15 कर देते हैं। जो आदमी पंखा ऐसे ऐसे चला के सोता था वो भी कहता है कि चलो यार अब एसी ले सकते हैं, एसी इतना महंगा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइसेस में थोड़े चेंजेस आए लग्जरीज में। एसी इज अ लग्जरी गुड। ओके, बाय द वे मैं बताना चाहता हूं कि एसी एक लग्जरी गुड है, स्कूटी एक लग्जरी गुड है। अभी धीरे धीरे चल के जैसे बड़े होते जाओगे समझ में आता जाएगा, जिसको तुम नॉर्मल मानते थे वो सबका सब एक लग्जरी गुड्स में आता है। ठीक है, हाँ, तो कह रहा है कि प्राइसेस में बहुत कम चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब पहले डायग्राम सीखो। डायग्राम कैसे? ऐसे देखो, ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है, मुफ्त में ले लो, ट्रिक है। कह रहा है प्राइस में चेंज यहां से इतना आया है, लेकिन डिमांड में इतना चेंज आ गया है। भाई लो, तो कर्व कैसा जा रहा है? ये कुछ इस तरीके से कर्व जा रहा है, देख रहे हो? डेल्टा पी प्राइसेस में कितना है, सिर्फ इतना सा चेंज है, और क्वांटिटी में इतना सारा। समझ में आया? समझ में आया? प्राइसेस क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने कहा प्राइसेस 10 से 20 हो रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 10 हो गई। कितना फर्क आया भाई? प्राइस में तो 10 ही रुपए का फर्क आया, यूनिट्स में, क्वांटिटी डिमांडेड में 90 यूनिट्स का चेंज आ गया। ठीक है, अब यहां पर मैंने इनवर्स रिलेशन दिखाई, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है। ठीक, आओ भाई लास्ट क्या कह रहा है? इन इलास्टिक। तुम प्राइस में कुछ भी चेंज करो भाई, कल को अगर नमक महंगा हो जाए तो क्या बिल्कुल नहीं खाओगे? मैंने कहा पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या चलोगे ही नहीं गाड़ी से, है ना? या मैंने कहा पेट्रोल एकदम सस्ता हो गया तो क्या तुम ज्यादा गाड़ी चलाओगे? हाँ थोड़ी बहुत चलाओगे, लेकिन इतना थोड़ी कि दिन भर गाड़ी में ही टहलोगे, है ना? मैं नमक सस्ता हो गया तो क्या चम्मच से खाने लगोगे? नहीं ना यार। कुछ चीजें ऐसी हैं कि प्राइस ज्यादा बढ़े या घटे, कुछ खासा तुम्हारी डिमांड पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नेसेसिटीज का पार्ट होती है वो, जैसे सॉल्ट, जैसे मिल्क, जैसे पेट्रोल, ये सब क्या है? नेसेसिटीज का पार्ट है। इनके दाम में चेंजेस ज्यादा आ भी जाएं तो डिमांड में कुछ खासा चेंज नहीं आएगा। तो भाई इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, देखो। अब यहां पर क्या है, दाम में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और डिमांड में कम। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये और ये इतना दिखा दिया, और ये और ये। तो भाई देखो, कैसा कर्व जा रहा है। ठीक, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड कि भाई प्राइस में कितना चेंज है। देखो डेल्टा पी ये दिया गया है, डेल्टा क्यू कैसा दिया गया ये। अब इसका शेड्यूल बनाओ खुद से, पर ट्राई करो, ठीक है? चलो, आई सपोज बना लोगे तुम, अभी इतना समझा दिया, इसको तो कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कितने तरीके से करते हैं, हमें ये खत्म करना है। हम दो तरीके हैं से कवर करेंगे, एक प्रोपोर्शनेट मेथड, एक टोटल एक्सपेंडिचर। इसको मैं बोलता हूं हट वाला, इसको बोलता हूं मैं हट वाला डायग्राम। हट वाला डायग्राम, अरे वो पढ़ा तो है यार, वो बचपन में झोपड़ बनाते थे हम लोग, झोपड़ पट्टी कैसे बनाते थे, है ना? कि अरे यार जब भी बोला सीनरी बनाओ तो कुछ ऐसे नहीं बनाते थे तुम लोग,
ये बन गया घर। अब मैं तो ऐसे ही बनाता था, ये खिड़की हो गई। तो मैं इसको इस मेथड को बोलता हूं हट वाला डायग्राम। अभी बताऊंगा, मजा आएगी इसको कैसे करते हैं। चलो पहले प्रोपोर्शनेट मेथड देख लो क्या होता है। देखो प्रोपोर्शनेट मेथड को हम लोग परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड कैसे होता है देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान ली भाई तुम्हारी बात, हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख दे तो वो प्रोपोर्शनेट मेथड हो जाता है। कैसे लिखते हैं? तुमने कहा सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या लिख दिया सर आपने? मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको बोलते हैं इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, स्टार्टिंग में जो थी। इस तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे भाई? परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकलेगा चेंज इन प्राइस फिर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब डेल्टा पी, अगर जैसे डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था तो डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन प्राइस। इनिशियल क्यू क्या था? इनिशियल क्वांटिटी, तो पी क्या होगा? इनिशियल प्राइस, है ना? अब मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह क्या उठा के वैल्यू रख दी? ये वाली। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रख दी। क्या आएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह क्या रख दिया? ये पूरा उठा के रख दिया। क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन पी इंटू 100। सॉरी, डेल्टा क्यू कह रहा हूं, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये चला गया। अब इतना पता होगा वैसे कि अगर फ्रैक्शन में कोई दो डिवीजन में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू जब ऊपर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे? ये पूरा उठा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी। समझ में आया? तो ये हो गया प्रोपोर्शनेट मेथड। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं भाई? डेल्टा डेल्टा एक तरफ लग दो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रोपोर्शनेट मेथड। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही है। हाँ, एक चीज आती है, इस फॉर्मूले में हम पहले ही माइनस का साइन यूज कर देते हैं। ये माइनस का साइन क्या बताता है? माइनस का साइन बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच काफी नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है तो डिमांड दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। क्या किसी भी कमोडिटी की डिमांड नेगेटिव में हो सकती है? नहीं। तो इसलिए हम जनरली माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। पर कैलकुलेशन करते वक्त जनरली चाहे डेल्टा क्यू हो या डेल्टा पी हो, इनकी वैल्यूज नेगेटिव में आती हैं। तो उस नेगेटिव को नलिफाई करने के लिए हम पहले ही एक नेगेटिव का साइन रखते हैं। ठीक है? तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? पहला मतलब ये होता है, जब प्रीफिक्स यूज किया जाता है, क्या मतलब होता है कि भैया प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन है। दूसरा, इलास्टिसिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और उसको नलिफाई करने के लिए हम पहले ही नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसकी जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब समझ में आएगा और अच्छे से। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, भाई पता है इसमें क्या है? सबसे बढ़िया चीज, मैं इसको याद कैसे करता था और कैसे कराता हूं देखो। इसको मैं बोलता हूं हट वाला डायग्राम। हट वाला डायग्राम। हट वाला डायग्राम मतलब क्या होता है सर इसमें? हट, अरे यार बचपन में हम लोग एक मैं भाई देखो, जिनकी आर्ट अच्छी, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। वो जिनकी आर्ट मेरी जैसी होती थी, अगर उनसे सीनरी बनाने को बोली जाए तो सबसे पहले बच्चा एक ही चीज बनाता था। जैसे ये रहे मस्त पहाड़, ये निकला सूरज, ये रहा मेरा घर, है ना, ये रहा उसका गेट, ये रही खिड़की, और अरे भाई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, नदी। बस चिड़िया विड़िया बना दिया ऐसे करके यूं। हट वाला डायग्राम मतलब इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। देखो कैसा होता है ना? अब नोटिस करो, हमें यहां पर बोला गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से इलास्टिसिटी निकालना। यानी
कि क्या तुम्हारे खर्चे से डिमांड डिटरमाइन की जा सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन की जा सकती है। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, आसानी रहेगी। टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चा तुम कैसे निकालते हो भाई? प्राइस इंटू क्वांटिटी, किसी भी चीज का दाम क्या था और कितने यूनिट खरीदे हैं उससे पता चल जाएगा। ठीक, मैंने कहा इस तरीके से डायग्राम होता, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये थोड़ा थोड़ा हट जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर समझ में आया हो, हट को टेढ़ा कर दिया गया है, ठीक है, दीवार के सहारे टिका के हमने हट बना दिया, तो ये हट वाला डायग्राम में बोलता था। तो यहां क्या है, अब देखो याद कैसे करते थे कि भाई हमने एक चीज देखी कि प्राइसेस जो है, मैं यहां पर प्राइसेस लिख दे रहा हूं, ओ पी P1 P2। ठीक, प्राइसेस जो है P2 से P1 हो रहा है, कम हो रहा है, और क्वांटिटी तुम देखोगे, नोटिस करोगे तो भाई OQ से खर्चा जो है OQ से OQ1 की तरफ बढ़ रहा है। मतलब खर्चा देखो इधर से इधर आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जा रहा है ना, तो इधर चल रहा है। प्राइस कम हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, ED ग्रेटर देन 1। फिर ग्रेटर देन 1 के बाद कह रहा है भाई देखो, फिर प्राइस P1 से P पर आ रहा है, लेकिन खर्चा OQ1 का OQ1 ही है। तो जब प्राइस में चेंजेस आए लेकिन खर्चे में कोई चेंज आए तो ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1। फिर देखो प्राइस कम हो रहा है, P1 से इस तरफ आ रहा है, सपोज P से P3 की तरफ आ रहा है, P से P3 की तरफ आ रहा है, ये P3 हो गया, प्राइस ऑफ थर्ड। अब मैंने कहा प्राइस कम हो रहा है लेकिन खर्चा OQ से OQ1 से OQ की तरफ आ रहा है, इस साइड कम हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया? लेस देन 1। अब सर ये फंडा आपने एक बार में लिख के तो बता दिया, डायग्राम कैसे बनता है याद करते हैं, ये तो समझा दिया, जरा इसका मुझे शेड्यूल समझा के दिखाओ। लो भाई, अब अगर तुमने डायग्राम समझ में आ गया है तो शेड्यूल ना इसी से रिलेट करके बनाएंगे सामने सामने। एक बार डायग्राम दिमाग में रखते हैं और उसके बाद शेड्यूल इसी के बाजू में बनाते हैं। तो शेड्यूल बनाने की भी एक निंजा टेक्निक है, देख लो भाई क्या निंजा टेक्निक है। मैंने कहा प्राइसेस है, क्वांटिटी डिमांड है और टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक, ठीक, प्राइसेस, क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक, प्राइस कम हो रहे हैं, प्राइस कम हो रहे हैं, प्राइस कम हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक, प्राइसेस हम कब रखेंगे? 10 to 5, 10 to 5, 10 to 5, प्राइस कम हो रहे हैं। ठीक, मैंने कहा प्राइस कम हो रहे हैं लेकिन खर्चा बढ़ रहा है। पहले 10 रुपए था तो 50 यूनिट खरीदते थे, अब 5 रुपए है तो 100 यूनिट खरीद रहे हैं, तो 100 यूनिट पे तो वापस उतना ही हो जाएगा। मैंने कहा 200 यूनिट खरीद रहे हैं, तो अब क्या हुआ भाई, पहले 10 रुपए था तो 500 रुपए खर्चा करते थे, अब 1000 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो डबल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कि भाई पहले प्राइस कम हुआ तो खर्चा, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो गई लेकिन खर्चा बढ़ गया, तो ईडी क्या है? ग्रेटर देन 1। इसका उल्टा देख लो, अगर प्राइस बढ़ गया तो खर्चा कम हो गया तो भी ईडी ग्रेटर देन 1 रहेगा, है ना। एक चीज के हिसाब मान के चलो, दूसरा उसका उल्टा होगा। मेरा डायग्राम इस तरीके का था तो मैं डायग्राम के हिसाब से आपको कम करके ही दिखा रहा हूं कि प्राइसेस कम हो रहे हैं हर सिनेरियो में। अब इसको अगर उल्टा पढ़ोगे, 5 से 10 लेके जाओगे कि प्राइस 5 से 10 हो रहे थे तो खर्चा भी 1000 से 500 हो रहा होगा। ठीक, दूसरा कह रहा है कि भाई प्राइस कम हो रहे हैं, देखो ना इधर, प्राइस कम हो रहे हैं लेकिन खर्चा OQ1 का OQ1 ही है, तो भाई इसमें क्या होगा? मैंने कहा 10 यूनिट थी 50 खरीदी, 5 यूनिट थी 100 खरीदी, तो क्या हुआ भाई, पहले था 500 रुपए खर्चा करते थे, अब भी 500 रुपए ही खर्चा कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड फेल नहीं हुआ है कहीं पर भी, याद रखना। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है लेकिन खर्चा वही का वही है, तो ईडी इक्वल टू 1। अब इसको उल्टा पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? उल्टा ऐसे पढ़ेंगे, अगर एक तरफ देखेंगे तो भी यही है, और अगर उल्टा पढ़े, प्राइस 5 से 10 हो रहा है तो डिमांड 100 से 50 हो गई, कम हो गई, लेकिन खर्चा वही का वही, कांस्टेंट, खर्चा कांस्टेंट, तो भाई ईडी इक्वल्स टू 1। फिर अब कह रहा है भाई प्राइस कम हो रहा है लेकिन खर्चा कम हो रहा है, तो प्राइस कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है। भाई ठीक है, मैंने कहा पहले 50 यूनिट थी अब 60 यूनिट है। ठीक है भाई, पहले 500 उड़ा रहे थे, 10 into 50 500, फिर 60 उड़ा रहे, मतलब अब कितना उड़ा रहे? 30, 5 into 60 300। भाई
प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन खर्चा कम हो रहा है। अब इसको उल्टा पढ़ के देखोगे क्या होगा, प्राइस 5 से अगर 10 हो तो खर्चा भी 300 से 500 हो रहा है। तो दोनों ही सिनेरियो में ईडी क्या होगा, लेस देन 1। ईडी इज लेस देन 1। ठीक है, चाहे प्राइस बढ़ा के देखो चाहे प्राइस घटा के देखो, एक चीज समझ में आ जाए, दूसरा उसका अपोजिट है। मैंने डायग्राम समझा, डायग्राम के बेसिस पे मैंने शेड्यूल समझा। अगर प्राइस डिक्रीज करके समझ में आ गया तो उसका ऑटोमेटिकली हमारा सेम रहेगा कि भाई अगर प्राइस तेज हो रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है तो भी ईडी इज ग्रेट लेस देन 1, और प्राइस अगर कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, उसका उल्टा हो गया तो क्या है, ईडी इज लेस देन 1। एक चीज, एक तरीका समझ लो, चाहे प्राइस गिरने के हिसाब से देख लो चाहे प्राइस बढ़ने के हिसाब से देख लो, एक पॉइंट पकड़ में आ गया, दूसरा ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम हमारा एक तरीके से प्राइसेस को गिरते हुए दिखाया गया। अगर इसको फ्लिप कर देंगे तो भाई प्राइस इंक्रीज होते हुए आएगा। लेकिन डायग्राम के हिसाब से चलो, एक चीज पढ़ो, दूसरा उसका अपोजिट भी सेम रखो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, मतलब दूसरा उसका अपोजिट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल सी चीज है भाई, ये कह रहा है कि सिवाय प्राइस के और कोई चीज इलास्टिसिटी नहीं इंपैक्ट करती, डिमांड की क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस को इंपैक्ट नहीं करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, कई और फैक्टर्स हैं, जैसे नेचर ऑफ कमोडिटी, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, लेवल ऑफ प्राइसेस, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, नंबर ऑफ यूजर्स, हैबिट्स, और भी 2-4 चीजें अगर आपको एक बुक में दी गई हो। अगर आपने ये 6 पॉइंट कवर कर लिए, आप ऑटोमेटिकली सारी चीज समझ जाएंगे। फिर भी देखते हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ कमोडिटी कह रहा है कि अगर नेसेसिटीज हैं, कोई भी चीज नेसेसिटी की आ जाती है बात, जैसे मेडिसिन, वीट, इनका दाम, खाने के लिए जो चीजें हैं, इनकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। अगर भाई चीजों के दाम बढ़ भी गए या घट भी गए तो डिमांड पे कुछ खासा असर नहीं आएगा, क्योंकि भाई खाना तो खाओगे, दवाई तो लगाओगे ही लगाओगे। तो क्या कह रहा है, इनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, पीपल कैन नॉट अवॉइड देम। और अगर कंफर्ट और लग्जरी की बात करें कि यार भाई साहब आईफोन खरीदना है, अभी ना खरीदते हैं, बिग बिलियन डे सेल आएगी तब खरीद लेंगे, तो यहां पर हमने क्या किया कि और क्या होगा भाई, सस्ता होगा। जैसे होता नहीं है भाई कि भाई बिग बिलियन डे सेल जब आती है, आईफोन आया, जैसे ही आया खट से आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सॉरी पहले साइट क्रैश होती है, जब साइट खुलती है ओ माय गॉड सारे बिक गए। ठीक, तो ये क्या है, कंफर्ट एंड लग्जरीज की डिमांड इलास्टिक है, प्राइस में चेंजेस आएंगे, प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी और घटेगी। ठीक है, एग्जांपल एसी, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी, ये सब क्या है, कंफर्ट और लग्जरीज में आती है। क्या है, इट कैन बी पोस्टपोन्ड और अवॉइडेड। और भाई नेक्स्ट, दूसरा क्या था हमारा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, वो गुड्स जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, उसके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे तो उसकी डिमांड में चेंजेस आएगा। लेकिन वो गुड जिसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो भाई जितना भी दाम हो तुम्हें देना ही होगा, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। क्या कह रहा है, वो गुड जिसके मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उनकी डिमांड हाईली इलास्टिक है। जैसे स्मॉल प्राइस राइज पीपल विल शिफ्ट, भाई अगर कोको कोला के प्राइस बढ़े तो भाई हम थम्स अप पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक, जैसे पेप्सी वर्सेस कोक, और जिसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उसकी डिमांड इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब ज्यादा इलास्टिक नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, जैसे सॉल्ट एंड मिल्क। आओ भाई नेक्स्ट, लेवल ऑफ प्राइस। भाई लेवल ऑफ प्राइस लेना देना किससे, अमीर और गरीब से। भाई एक अमीर के लिए किसी भी चीज की डिमांड इलास्टिक या इनइलास्टिक होगी ही नहीं, उसका जब मन करेगा वो खरीदेगा, नहीं मन करेगा नहीं खरीदेगा। गरीब के लिए चीजों के दाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चीजों के दाम बहुत मायने रखते हैं, कि अगर थोड़े बहुत भी चीजों के दाम में चेंजेस आए तो उसका पूरा बजट बदल जाता है, उसका पूरा बजट हिल जाता है। तो कह रहा है फॉर रिच पीपल द डिमांड इज लेस इलास्टिक। क्यों, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाई मार्केट में चीजों के क्या दाम है, वो वेट नहीं कर रहा आईफोन के सस्ते होने का, लॉन्च होते ही खरीद लेगा। तुम गरीब, तुम वेट करते हो आईफोन के सस्ते होने का। ठीक है, तो एग्जांपल एसी फॉर रिच पर्सन, ठीक है, उसका मन करेगा खरीद लेगा, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा एसी नहीं खरीदेगा जब तक उस पर कोई डिस्काउंट, ऑफर, दिवाली ये सब कुछ ना आ जाए। ठीक, पुअर पीपल हाईली इलास्टिक डिमांड,
प्राइस राइज इन व्हीट और राइस अफेक्ट्स पुअर फैमिलीज। ठीक है, कह रहा है कि अगर व्हीट और राइस के जो दाम है वो अगर बढ़ते और घटते हैं तो इससे गरीब के पेट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उसकी डिमांड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये हो गया लेवल ऑफ प्राइस। तीसरा, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, वो गुड्स जिनका कंजम्पशन टाला जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, उनकी डिमांड इलास्टिक होगी कि अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीद लेंगे। लेकिन मेडिसिन जैसी चीज, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसी चीज है ना, अब एस्थमा के पेशेंट के लिए उस पर्टिकुलर एस्थमा के पंप की क्या वैल्यू है? क्या वो इंतजार करेगा कि वो सस्ता होगा एस्थमा का पंप तब खरीदेंगे? नहीं भाई, उसको तुरंत के तुरंत चाहिए, उसकी अर्जेंसी इतनी है। तो कह रहा है वो चीज जिनका कंजम्पशन पोस्टपोन किया जा सकता है, जैसे एक्सपेंसिव गुड्स, लैपटॉप, एसी, मोबाइल, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। और चीप गुड्स की अगर हम बात करें या अर्जेंसी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स और पेन। अगर मैंने पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन को चीप और इनएक्सपेंसिव से रिलेट किया है तो आप इसको अर्जेंसी से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ यूजेस। अच्छा, मैंने कहा कोई गुड, जैसे शादियों के टाइम पे तुम देखना, अभी जब नवंबर दिसंबर ये सब चालू होता है तो भाई पनीर, खोया, घी, इन सब के रेट जर्र से बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। और भाई दूध जैसे प्रोडक्ट के कई सारे यूजेस होते हैं, तो क्या होता है, वो गुड्स जिनके मल्टीपल यूजेस हैं तो उनकी डिमांड जो है इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूजेस बढ़ गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, किस सिनेरियो में किस टाइम की बात की जा रही है। और वो यूज जिनका सिंगल यूज है उनके तुम्हें दाम उतने ही पे करने होंगे जितना चल रहा है। ठीक, फॉर एग्जांपल सॉल्ट। ठीक है, अब कल को अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए, दूध सस्ता हो जाए तो जर्र से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्ट सस्ता हो जाए तो चम्मच से ज्यादा थोड़ी खाओगे। ये हो गया मल्टीपल यूजेस। ठीक है, आखिर में आता है हैबिट्स। देखो भाई, हैबिट्स का इलास्टिसिटी से समझ लो दूर दूर तक नाता नहीं रहता। अगर मैंने कहा कल को तुम किसी भी कमोडिटी के लिए तुम्हारी हैबिट बन चुकी है, जैसे शराबियों की शराब के लिए हैबिट है, अल्कोहल उनको चाहिए ही चाहिए। अगर महंगी हो गई तो क्या नहीं पिएंगे? नहीं, तब भी पिएंगे। सस्ती हो गई तो भी नहीं पिएंगे? नहीं, तब भी पिएंगे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, प्राइस क्या हो, वो उनकी हैबिट का पार्ट है। ठीक है, ये एक हैबिट है। ठीक, ऐसे बोल देंगे वो। तो हैबिट फॉर्मिंग गुड्स की डिमांड उनके लिए क्या है? इनइलास्टिक। उनको फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस चाहे कितना भी हो वो तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, जैसे सिगरेट और अल्कोहल। और नॉन हैबिट गुड्स जैसे कॉफी फॉर कैजुअल यूजर, इनकी डिमांड क्या है? इलास्टिक की, यार अभी महंगी मिल रही है डेविडॉफ की कॉफी, सस्ती होगी तो खरीद लेंगे। ठीक है, ये हो गया इलास्टिक डिमांड। मतलब इलास्टिक मतलब जब चेंजेस आए, इनइलास्टिक मतलब उतने चेंजेस नहीं आ रहे। यहां हमारा होता है चैप्टर खत्म। अब इसकी एक न्यूमेरिकल की वीडियो बनाऊंगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।